किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। स्वागत है आप सभी का हमारे लाइव फोन कार्यक्रम हेलो किसान में। मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना। हेलो किसान एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हम आपके लिए खेती किसानी और पशुपालन से संबंधित कुछ ऐसी खास जानकारियां लेकर आते हैं जिससे कि आपके लिए ये दोनों ही क्षेत्र आसान हो सके और आप इससे ज़्यादा से ज़्यादा आय हासिल कर सकें। तो अपने आज के लाइव फोन कार्यक्रम में हम किन विषयों पर करने वाले हैं चर्चा, आइए सबसे पहले आपको उनसे अवगत करवाएं। आज हम बात करने वाले हैं पशुओं में टीकाकरण के महत्व के बारे में और साथ ही जानकारी हासिल करेंगे मछली पालन के संबंध में। अगर इन दोनों विषयों के संबंध में आप कोई भी जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो आप हमें फोन कर सकते हैं। हमारे टोल फ्री नंबर्स हैं 1800-113060, 1800-113061। अगर आप व्हाट्सएप के जरिए हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8800520717। हमारा ईमेल आईडी भी आप नोट कर सकते हैं जो कि है hellokisan2015@gmail.com। तो इन तीनों में से कोई भी एक विकल्प आप चुन सकते हैं और अपने प्रश्न जो है वो आप हम तक पहुंचा सकते हैं। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं दो खास मेहमान और आइए सबसे पहले आपका परिचय करवाएं डॉक्टर विपुल ठाकुर से। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपसे जानकारी हासिल करने वाले हैं टीकाकरण के महत्व के बारे में और साथ ही हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर प्रेम कुमार जी। तो डॉक्टर प्रेम आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आपसे हम बात करने वाले हैं मछली पालन के संबंध में। तो अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न है, कोई भी शंका है तो आप हमें फ़ोन कर सकते हैं। एक छोटा सा निवेदन आप सभी से, जब भी आप हमें फ़ोन करें उस दौरान अपने टीवी की आवाज़ को बिल्कुल बंद रखें जिससे कि आपका प्रश्न हमारे विशेषज्ञों तक साफ आवाज़ में साफ तौर पर सुनाई दे पाए और वो आपकी समस्या का समाधान कर पाए। तो आइए सबसे पहले चर्चा की शुरुआत करते हैं और रुख करते हैं डॉक्टर विपुल का। डॉक्टर विपुल, क्योंकि आज का हमारा जो विषय है वो पशुओं के टीकाकरण से ही संबंधित है, तो सबसे पहले मैं आपसे यही जानना चाहूंगी कि पशुओं में टीकाकरण का महत्व क्या है, क्यों हमें पशुओं का टीकाकरण जो है वो करवाना चाहिए, क्या बताएंगे? सबसे पहले डीडी किसान के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। देखिए ज्योत्सना जी, जैसा कि आपने पूछा, पशुपालन जो है हम दो उद्देश्य से ही करते हैं। एक तो उत्पादन और उनसे जो हमें आजकल खान पान की चीज़ें मिलती हैं। पशुपालन में जो बीमारियां होती हैं वो दो तरह से नुकसान पहुंचाती हैं। एक तो उनके इलाज पर जो होने वाला व्यय है वह काफ़ी ज़्यादा होता है। साथ में जब बीमारी होती है तो पशु की बढ़वार या ग्रोथ मारी जाती है और उससे प्रोडक्शन भी कम मिलने लगता है। तो जैसे अंग्रेजी की कहावत है, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, या इलाज से बचाव अच्छा। तो इसी के लिए हम बीमारियों से बचने के लिए, जैसे काफ़ी सारे घातक रोग हैं, FMD है, BQ है, जो कि जानलेवा हैं, तो इन्हीं सबसे बचने के लिए हमें पशुओं में टीकाकरण कराने की आवश्यकता होती है ताकि हम उनसे लाभकारी पशुपालन कर सकें। जी बिल्कुल। और डॉक्टर विपुल, इसी संबंध में आपसे और भी ज़्यादा जानकारियां आगे कार्यक्रम में ज़रूर हासिल करेंगे और जो भी हमारे प्रश्न दर्शकों के आएंगे उनको भी कार्यक्रम में शामिल करने का पूरा प्रयास करेंगे। लेकिन पहले देखते हैं इसी विषय पर आधारित एक खास रिपोर्ट। जिस तरह हम इंसान बीमार होते हैं वैसे ही हमारे पशुओं को भी कई तरह के रोग होने का खतरा बना रहता है। पशुओं में फैलने वाले रोग कई बार जानलेवा भी साबित हो जाते हैं। कभी कभी संक्रामक रोग महामारी के रूप में फैलकर हमारे पशुओं को नुकसान पहुंचा देते हैं। ऐसे में इलाज से बेहतर है बचाव, जिसमें टीकाकरण का काफी महत्व है। जी हाँ, रोगों के बचाव के लिए आप अपने पशुओं को समय रहते टीके जरूर लगवाएं। बीमारी के टीके पशु के शरीर में प्रवेश करके पशुओं में उस बीमारी के प्रति रोग प्रतिरोधी क्षमता को मजबूत करते हैं, जिससे पशु संक्रामक बीमारियों से बच जाते हैं। पशुपालक अगर समय से अपने पशुओं का टीकाकरण करवाएं तो पशुओं को खतरनाक बीमारियों से बचाकर अपने व्यवसाय से अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। टीके लगवाने के सही समय के बारे में बात करें तो खुरपका मुंहपका रोग की पहली खुराक के रूप में फरवरी या मार्च का महीना टीका लगवाने के लिए सही है। मई या जून में गलघोंटू और लंगड़ी बुखार से बचाव के लिए टीका लगवाना चाहिए। वहीं सितंबर और अक्टूबर में खुरपका और मुंहपका की दूसरी खुराक के टीके लगवाने चाहिए।
थैलेरियोसिस रोग से बचाव के लिए अक्टूबर या नवंबर महीने में टीका लगवाया जाता है। संकर नस्ल के पशुओं में थैलेरियोसिस रोग का टीका साल में एक बार लगवाना चाहिए। पशुपालक ध्यान रखें कि पशुओं को टीके पशु चिकित्सक की सलाह से ही लगवाएं। टीकाकरण के 2 सप्ताह बाद तक पशुओं को तनाव मुक्त रखें और रोगी पशु के संपर्क से बचाएं। तो अभी आपने पशुओं में टीकाकरण के संबंध में देखी एक खास रिपोर्ट, और जिस तरीके से हम मनुष्य समय समय पर अपने बच्चों के जो है वो टीकाकरण करवाते हैं, वैक्सीनेशंस करवाते हैं, ठीक इसी तरह जो पशु हैं वो भी हमारे बच्चे हैं और उनका भी टीकाकरण करवाना उतना ही ज़रूरी है जितना मनुष्य का। और इसी संबंध में हम आगे भी जो है वो बातचीत करेंगे डॉक्टर विपुल से, लेकिन अब पहले रुक कर लेते हैं डॉक्टर प्रेम का। डॉक्टर प्रेम, आपसे मैं जानना चाहूँगी मछली पालन के बारे में। सबसे पहला सवाल तो मेरा आपसे यही रहेगा कि मछली पालन का जो स्तर है वो हमारे देश में किस तरीके का है? हमारे देश में कितना प्रतिशत जो है मछली पालन होता है और किस तरीके से ये करके हमारे किसानों की आय में वृद्धि हो रही है? धन्यवाद। डीडी किसान के सभी दर्शकों को मेरा हार्दिक अभिनंदन। भारतीय अर्थव्यवस्था में मत्स्य पालन का एक बहुत बड़ा योगदान है। लगभग एक साल में 17 मिलियन से भी ज़्यादा टन मछली हमारे देश में पैदा होती है और ये बड़ा गर्व का विषय है कि आज भारत दुनिया के दूसरे नंबर पर मछली उत्पादक देश है और झींगा पालन की दृष्टि से हम पहले नंबर पर आते हैं और हम सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट भी करते हैं और हम करीब 47,000 करोड़ से अधिक की जो आय है वो हमारे एक्सपोर्ट से आती है जी। तो इसलिए मछली पालन का कृषि अर्थव्यवस्था का में बहुत बड़ा योगदान है। एक अहम हिस्सा जो है वो इसे कहा जा सकता है। बिल्कुल, और मछली पालन के संबंध में आपसे आगे ज़रूर जानकारियां हासिल करेंगे किस तरीके से मछली पालन किया जा सकता है। और ख़ास तौर से आज जिन बिंदुओं को हम छूने वाले हैं वो ये है कि बढ़ते तापमान को ध्यान में रखते हुए किस तरीके से मछलियों का जो है वो रखरखाव करना है और किस तरीके से आप तालाब की व्यवस्था कर सकते हैं, किस तरीके के पानी में कौन सी मछलियों का प्रजनन जो है वो किया जा सकता है, कौन सी मछलियों का पालन किया जा सकता है। तमाम जानकारियां डॉक्टर प्रेम आपसे हासिल करेंगे, लेकिन पहले देखते हैं इसी विषय पर आधारित एक खास रिपोर्ट। देश के सामाजिक और आर्थिक विकास में मछली पालन का काफी महत्वपूर्ण योगदान है। साथ ही मछली पालन आर्थिक रूप से पिछड़ी आबादी के एक बड़े वर्ग के लिए आजीविका का साधन भी है। लेकिन मछली पालन शुरू करने से पहले कुछ जरूरी बातों का पता होना चाहिए। बता दें कि अगस्त और सितंबर का महीना मछली पालन के लिए सबसे अनुकूल समय माना जाता है। अच्छी गुणवत्ता के बीजों का उपयोग करके किसान मछली पालन की तैयारी कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले तालाब को पूरी तरह से साफ करके तैयार करें और इसके बाद मछली पालन के लिए अच्छी गुणवत्ता के बीज इस्तेमाल करें। अगर किसान बाहर से बीज खरीद रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि तालाब में कम से कम 1 फिंगरलिंग साइज का ही बीज डालें। मछली पालन के लिए रोहू, सिल्वर और ग्रास भाकुर आदि मछलियों का पालन किया जा सकता है। तालाब में मछली बीज डालने के 25 दिन के बाद फसल तैयार हो जाती है। तालाब में पूरे साल कम से कम 1.5 मीटर पानी का स्तर बनाकर रखें। बारिश के मौसम में तालाब पर बाढ़ का प्रभाव ना पड़े, इसका ध्यान रखें। तालाब में पानी का रंग गहरा हरा होने पर रासायनिक खाद का इस्तेमाल बंद कर दें। पानी का रंग गहरा भूरा और गंदला होने पर गोबर की खाद का उपयोग बंद कर दें। जैसे तालाब के पानी का रंग सामान्य हो जाए तो उर्वरकों का इस्तेमाल फिर से शुरू कर सकते हैं। पहली बरसात में तालाब में पानी आने पर कभी कभी मछलियां तालाब की तली में सड़ती गलती खाद और वनस्पतियों के कारण ऑक्सीजन के अभाव में ऊपर आकर परेशान सी टहलने लगती हैं और व्यवस्था ना होने पर मर भी जाती हैं। ऐसे में बुझे हुए चूने का छिड़काव करें। इस तरह कुछ जरूरी बातों को ध्यान में रखकर किया गया मछली पालन आपको अच्छा मुनाफा दे सकता है।
तो अभी आपने देखी है विशेष रिपोर्ट। आपको एक बार फिर से बता दें, अपने आज के लाइव फोन कार्यक्रम में हम जिन विषयों पर चर्चा कर रहे हैं वो है पशुओं में टीकाकरण का महत्व और साथ ही आप किस तरीके से कर सकते हैं मछली पालन। दोनों ही विषयों के बारे में अगर आप कोई भी जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो आप हमें फ़ोन कर सकते हैं हमारे टोल फ्री नंबर्स पर 1800-113060 और 618800520717। ये है हमारा व्हाट्सएप नंबर और हेलो किसान 2015@gmail.com ये है हमारा ईमेल आईडी। तीनों में से कोई भी एक विकल्प चुनिए और हम तक अपने प्रश्न जो है वो आप पहुंचाइए, जिससे कि आपके समस्या का समाधान हमारे विशेषज्ञ जो दोनों ही स्टूडियो में मौजूद हैं, डॉक्टर विपुल और डॉक्टर प्रेम, आपकी समस्या का समाधान कर पाएँ। डॉक्टर विपुल, अब आपके पास आना चाहूँगी हम, क्योंकि आज आपसे बात कर रहे हैं पशुओं में टीकाकरण के महत्व के बारे में और हमने एक इस विषय पर खास रिपोर्ट भी देखी। तो सबसे पहले तो ये बताइए कि टीकाकरण जो है वो कौन सी आयु से पशुओं के अंदर जो है वो शुरू हो जाता है और सबसे पहला टीका जो है वो कब लगवाना चाहिए? जैसे ही पशु बाहर आता है या जैसे ही डिलीवरी होती है उसके बाद सबसे पहला जो नवजात शिशु है उसको कौन सा टीका लगना चाहिए? देखिए, आज हम दुधारू पशुओं के बारे में विशेषकर बात करेंगे, गाय और भैंस के बारे में। तो इसमें सबसे पहले जो है टीका जो है 4 महीने की आयु से लगने शुरू हो जाते हैं टीके, और जो एफएमडी का टीका है वो 6 महीने की आयु पे लगता है, जो मेन जो टीके हैं। तो 4 महीने की, इसका भी एक कारण है, अगर उससे पहले आप टीका लगाएंगे तो जो माँ से मिली हुई, जो कोलेस्ट्रम के माध्यम से मिली हुई एंटीबॉडीज़ उसके अंदर हैं, बच्चे के अंदर हैं, वो टीका से दिए जाने वाले जीवाणु या विषाणु को नष्ट कर देंगी और टीका कारगर नहीं होगा यदि इस आयु से पहले हम टीका लगवाएंगे। इसको अंग्रेज़ी भाषा में न्यूट्रलाइजेशन ऑफ बाय मैटरनल एंटीबॉडीज़ कहा जाता है। तो इस आयु के 4 महीने की आयु के बाद ही पहला टीका लगवाया जाता है। मुख्यतः मैं बीमारियां बता देता हूं जिन जिन के लिए टीकाकरण कराना होता है। सबसे पहले मुंहखुर रोग आता है, जो आपने अपनी रिपोर्ट में बताया, जिसको हम फुट एंड माउथ डिजीज़ कहते हैं। इसका पहला टीका 6 महीने की आयु पर और उसके बाद 1 महीने बाद इसका बूस्टर लगाने की आवश्यकता होती है और प्रत्येक 6 माह पर इसके फिर रिपीटेड वैक्सीनेशन साल दर साल होता रहता है। इसमें थोड़ी सी सावधानी बरतने की ज़रूरत है कि बीमार पशु को टीका कभी भी ना लगाया जाए, ये हम आगे भी डिस्कस कर लेंगे। दूसरा आपका गला घोटू रोग आता है, जिसे हम एचएस या हेमरेजिक सेप्टिसीमिया कहते हैं। इसका टीका 4 माह की आयु पे लगा दिया जाता है और इसका साल भर या 6 महीने बाद इसको रिपीट किया जाता है। तीसरा थिलेरियोसिस का टीका, जो सिर्फ संकर नस्ल या एक्जॉटिक ब्रीड्स जो होती हैं गाय की, उनमें लगाया जाता है। किल्लियों से फैलने वाला रोग है ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं है, लेकिन ये भी लगाया जाने लगा है। तीसरा ब्लैक वाटर या जिसको आप लंगड़ी बुखार कहते हैं, उसका टीका भी, चौथा टीका जो है इसका लगाया जाता है। ये मांसपेशियों का रोग है, इसमें मांसपेशियों में गैस जैसी चीज़ें बढ़ जाती हैं और काली मांसपेशियां पड़ जाती हैं, तो ये भी एक जानलेवा बीमारी है, इसका टीकाकरण भी किया जाता है। इसके अलावा रेबीज़ का टीकाकरण यदि कुत्ता काट ले तो कराना चाहिए पशुओं में का। तो यही मुख्य टीके हैं जो हमें कराने चाहिए दुधारू पशुओं में। बिल्कुल, तो दुधारू पशुओं में टीकाकरण का महत्व, इस विषय पर आज हम कर रहे हैं चर्चा और इसको आगे भी बढ़ाएंगे। अगर आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप जल्दी से आप हमें जो है वो फ़ोन कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप के माध्यम या ईमेल के ज़रिए भी आप अपने प्रश्न हम तक पहुंचा सकते हैं। डॉक्टर प्रेम, जैसे कि हमने रिपोर्ट में भी देखा कि अगर आपने मछली पालन करना है तो कोई एक मुख्य समय, जो मुख्य महीने होते हैं उनके अंदर ही मछली पालन जो है वो शुरुआत करना चाहिए। तो अगर कोई मछली पालन अभी शुरू करना चाहता है या कोई स्टार्टअप करना चाहता है इसके अंदर, तो कब जो है वो मछली पालन शुरू करें, किस तरीके से शुरू करना चाहिए, कैसी व्यवस्था होनी चाहिए, इसके बारे में थोड़ी जानकारी दें। विशेषकर आपने बहुत सही प्रश्न पूछा। अभी जैसे मैं उत्तर भारत के बारे संदर्भ में बात करूंगा, तो उत्तर भारत में हमारे 6 प्रजातियों मछलियों का पालन मुख्यतः होता है। तो ये जो 6 मछलियां हैं, कतला, रोहू, मृगल, ग्रास कार्प, सिल्वर कार्प, कॉमन कार्प, ये 6 मछलियां हम एक ही तालाब में अलग अलग पानी के सतह में हम पैदा कर सकते हैं। तो आजकल जैसे कि गर्मी चल रही है तो हीट वेव में पानी भी गर्म हो जाता है और पानी का जो विशेष तापमान है, जो मछली को सही में चाहिए होता है, वो 20-25 से लेके 35 तक मछली बहुत अच्छे से पैदावार होती है। लेकिन उससे नीचे अगर 10 डिग्री तक टेम्परेचर जाए या 35 डिग्री से ऊपर चला जाए तो मछली इसमें स्ट्रेस में आ जाती है और ज़्यादा कम हो जाने से या ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ जाने से, तापमान बढ़ जाने से मछली मर भी सकती है। तो इन चीज़ों का विशेष रूप से हमें ध्यान रखना है, क्योंकि टेम्परेचर अगर बढ़ गया है तो उसका विशेष रूप से हमें जो है समाधान करना चाहिए। इसके लिए जैसे उत्तर भारत में हम ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि ये जो तालाब की जो गहराई है वो कम से कम 2 मीटर से ज़्यादा रखें।
जिससे उसमें ज़्यादा से ज़्यादा पानी रहे और पानी का जो टेम्परेचर है, जो डायरेनल वेरिएशन होता है, दिन और रात का जो टेम्परेचर का जो वेरिएशन है वो कम से कम हो। और उसी तरह से हमारे जो फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल जो पैरामीटर्स हैं पानी के, वो सही से बने रहे। और जाहिर सी बात है कि थोड़ा टेम्परेचर अगर बढ़ रहा है तो हमें पानी का बदलाव करना बहुत ज़रूरी है। और जब तक कि पानी का टेम्परेचर 35-36 तक आ जाए तब तक उसको पानी का जो बदलाव करना बहुत ज़रूरी है। तो इस भीषण गर्मी में इस बार एक अप्रत्याशित गर्मी का अनुभव हमें हो रहा है जी। उत्तर भारत में। तो ये वैसे ये जो महीने हैं दूसरी तरह से जो तालाबों की तैयारी, मतलब कि हमारा जो साल माना जाता है मछली का, जो मछली पालन का जो महीने माने जाते हैं, लेके अप्रैल से लेके और नवंबर तक माने जाते हैं, क्योंकि इसमें जो डायरेनल वेरिएशन है तापमान का वो बहुत कम होता है। इसमें मछली की बढ़वार आजकल भी बहुत होती है, परंतु सिर्फ हमें तापमान का जो मैनेजमेंट है वो बहुत अच्छी तरह से करना है। जी बिल्कुल। जी बिल्कुल। और इसके साथ हम ये भी जानेंगे आपसे आगे ज़रूर कि क्या पर्वतीय क्षेत्रों में भी मछली पालन कितना कारगर साबित होता है, इसके संबंध में भी आपसे ज़रूर जानकारी लेंगे। लेकिन फिलहाल कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस, कहीं मत जाइए, देखते रहिए हमारा लाइव फोन कार्यक्रम हेलो किसान। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ। तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे लाइव फोन कार्यक्रम हेलो किसान में, जहां आज हम जानकारियां आपके साथ साझा कर रहे हैं किस तरीके से दुधारू पशुओं में आप करवा सकते हैं टीकाकरण और कैसे कर सकते हैं आसानी से मछली पालन। तो इन दोनों विषयों के संबंध में अगर कोई भी जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो आप हमें तुरंत फ़ोन कीजिए या फिर व्हाट्सएप के जरिए भी आप अपने प्रश्न हम तक भेज सकते हैं या ईमेल आईडी के जरिए भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारे पहले कॉलर जुड़ चुके हैं इस वक्त फोन लाइन पर प्रयागराज से। आइए कार्यक्रम में उनका सवाल शामिल करें। हेलो जी मैम। राज सिंह जी, सबसे पहले आपका स्वागत है। आपसे एक निवेदन है, अपने टीवी की आवाज को बिल्कुल बंद कर दीजिए, उसके बाद आप अपना प्रश्न पूछिए। जी सवाल पूछिए। जी मैम, ये पूछना था कि जैसे गर्मी के महीने में पशुओं को सरसों का खल दे सकते हैं? ठीक है, सरसों की खल दे सकते हैं या नहीं, ये आप जानना चाहते हैं। जी डॉक्टर विपुल क्या बताएंगे इसके बारे में? जी, इन्होंने बहुत ही अच्छा और उपयोगी प्रश्न पूछा राज सिंह ने। और इलाहाबाद में गर्मी भी इस क्षेत्र से थोड़ी ज़्यादा ही पड़ती है। जो तिलहन होते हैं या खल वगैरह होते हैं, ये न्यूट्रिशन अच्छा देते हैं और ये गर्मी से लड़ने में जो भी फैटी एसिड्स होते हैं ये अच्छी मदद करते हैं। तो गर्मियों के मौसम में भी खल वगैरह देते रहिए। इससे दो लाभ होंगे, एक तो आपका पशु खल वगैरह खाएगा और साथ में मैं नमक देने की भी सलाह इनको दूंगा। पशु को थोड़ा नमक भी दें ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिए और इस तरह से वो गर्मी से बच भी सकता है। बिल्कुल। और जैसे कि आपने पानी के बारे में बात करी, तो जिस तरीके से भीषण गर्मी इस वक्त पड़ रही है और पशुओं का रखरखाव करना बेहद ज़रूरी है, तो पशुओं के अंदर डिहाइड्रेशन ना हो जाए, पानी की कमी ना हो जाए, उसके लिए कौन कौन से ऐसे उपाय हैं जो करने चाहिए? टीकाकरण के संबंध में तो हम आगे ज़रूर जानकारी लेंगे, लेकिन जितना मुझे लगता है कि हमारे दर्शक इस वक्त ये सबसे ज़्यादा जानना चाहेंगे कि गर्मी के मौसम में किस तरीके का आहार दें या दिन में कितनी बार पानी पिलाएं जिससे कि पानी की कमी जो है वो ना हो।
ज्योत्सना जी, आपने बहुत ही उपयोगी प्रश्न पूछा है। इसका वैसे तो पूरा एक प्रोग्राम इस पे हो सकता है, लेकिन मैं थोड़ा सा संक्षिप्त में जानकारियाँ देना चाहूँगा। एक तो पानी जो है उसको ठंडा पानी देने की कोशिश करें। टंकी में आजकल आप देखते होंगे गर्म पानी हो जाता है, तो पशु को ताज़ा पानी की उपलब्धता हर समय होनी चाहिए। सबसे पहले गर्मी से बचने का उपाय यही है। दूसरा, अगर वो टिन शेड वगैरह में रह रहा है तो कोशिश करें कि उस पर पानी छिड़कें और पंखों का इंतज़ाम करें। साथ में जो उसकी पशुशाला, यदि बंद पशुशाला में, तो खिड़कियों पर पर्दे डाल दें, बोरी डाल दें और बोरियों पे पानी छिड़क दें, ताकि जो गर्म हवा, जो आजकल लुएं जो चल रही हैं, वो पानी के माध्यम से हो गया है, तो आपकी पशुशाला जो है कमरे एक कूलर की तरह से बिहेव करेगी, तो ठंडी हवा ही पशु को आएगी। इसके अलावा बहुत ज़्यादा चारा और दाना भी पशु को नहीं देना है। और सुबह और शाम की, यदि आपका पशु दूध दे रहा है तो उसको तो संतुलित आहार देना ही है, लेकिन सुबह और शाम ज़्यादा फीडिंग पशु को कराएं। दोपहर में बहुत ज़्यादा फीडिंग अगर हम उससे नहीं कराएंगे, जैसा हम मानवों में भी देखते हैं, यदि हम दोपहर में खाना खा लेते हैं तो सुस्ती आती है खाना खाने के बाद, तो बहुत ज़्यादा आहार उसको दोपहर के समय नहीं देना, जो गर्म समय है दिन का, उस समय नहीं देना। इसके अलावा फुहारे की व्यवस्था कर सकते हैं। तालाब है या इस तरह की व्यवस्था, अगर आप चरने पशु को भेज रहे हैं तो तालाब में नहलाएं। पानी का छिड़काव करें और समुचित कूलर या पंखे अवश्य लगाएं। इस तरह की व्यवस्था करके, और पशुशाला में भीड़ ना हो। यदि आपके बहुत ज़्यादा पशु हैं तो उनको दूर दूर बांधने का प्रयास करें और हवादार पशुशाला में उन्हें रखें, तो निश्चय ही वो गर्मी से बचाया जा सकता है पशु को। बिल्कुल। इसी के साथ हमारे अगले कॉलर विपिन जी सागर मध्य प्रदेश से मौजूद हैं फोन लाइन पर, उनका सवाल लेते हैं। हेलो जी नमस्कार मैम। विपिन जी नमस्कार, आपका स्वागत है कार्यक्रम में, सवाल पूछिए। जी मेरे दो सवाल हैं। पहला सवाल में था कि एक वर्ष में पशुओं को कुल मिला के कितने टीके लगाए जाते हैं, और दूसरा सवाल ये था कि 11 पशुओं को क्या जो अभी वर्तमान में टीके लग रहे हैं वो लगवा सकते हैं। जी बिल्कुल, क्या बताएंगे डॉक्टर विपुल? विपिन जी, हम बता चुके हैं जैसे कि टीके जो हैं गलाघोटू, एफएमडी, ब्रुसेलोसिस, जो कि सिर्फ फीमेल पशुओं में लगाया जाता है, थिलेरियोसिस के, जो कि संकरना या एक्सोटिक जो विदेशी नस्ल की गाय हैं उनमें लगाया जाता है। ये मुख्यतः टीके लगाए, और ब्लैक वाटर के टीके लगवाए जाते हैं। अब इन्होंने पूछा गर्मी में टीकाकरण करा सकते हैं कि नहीं। यदि आपने पशु को ठीक से वातावरण दे रखा है, जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया, गर्मी से बचाव हो रखा है उसका, और वो एडवांस प्रेगनेंसी में, यानी कि आखिरी के 2 या 3 महीने की प्रेगनेंसी उसकी नहीं है, लगभग पशु 10 महीने पे भैंस और 9 महीने पे गाय ब्याती है, तो एडवांस प्रेगनेंसी नहीं है, तो उसको एफएमडी का टीका भी आप करा सकते हैं। अगर एडवांस प्रेगनेंसी है तो सिर्फ एफएमडी का टीका आप उसे ना कराएं। ब्रुसेलोसिस का टीका सिर्फ एक ही बार जीवन में लगाया जाता है, वो भी 6 से 8 महीने की आयु पे, जो फीमेल पशु होती है, जो मादा पशु होती है। जो नर पशु होता है उसमें ये टीका नहीं लगवाया जाता। बाकी सभी टीके, जैसा कि मैंने बताया, एक बार जब आपने लगवा दिए तो उसके 6 महीने बाद या वार्षिक रूप से जो भी टीका आपने लगाया उस पर मैन्युफैक्चरर बताता है कि हमें एनुअली रिपीट करना है या 6 महीने बाद उसकी बूस्टर डोज लगनी है, तो उस हिसाब से आप अपने पशु चिकित्सक की सलाह से उनको दे सकते हैं। लेकिन हाँ, टेम्परेचर का ध्यान जरूर रखेंगे, और आपका पशु बीमार ना हो। बीमार पशु को टीकाकरण नहीं कराना होता है, ये सावधानी आपको अवश्य ही बरतनी है। जी बिल्कुल, और टीकाकरण के संबंध में आगे भी ज़रूर जानकारियां हासिल करेंगे। अब रुक कर लेते हैं डॉक्टर प्रेम का। डॉक्टर प्रेम, आपसे हम मछली पालन के बारे में जो है वो बात कर रहे हैं। मैं आपसे ये जानना चाह रही थी कि क्या पर्वतीय क्षेत्रों में भी आसानी से मछली पालन किया जा सकता है? जैसे कि आपने तापमान की स्थिति के बारे में भी बताया, तो पर्वतीय क्षेत्रों में तो बहुत ज़्यादा तापमान जो है वो नहीं रहता। क्या वहाँ का तापमान मछली पालन के लिए अनुकूल रहता है? और इसके साथ ही दक्षिण के भी हमारे कई इस वक्त दर्शक जो है वो हमारे साथ जुड़ते हैं, तो क्या दक्षिण भारत में भी मछली पालन आसानी से किया जा सकता है? जी बिल्कुल। पर्वतीय क्षेत्रों में जो विशेष प्रकार की मछलियों का पालन किया जाता है, इसमें से सबसे जो महत्वपूर्ण मछली है वो ट्राउट मछली होती है। ट्राउट मछली को ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, इसलिए उसके जो तालाब होते हैं वो इस तरह से बनाए जाते हैं कि एक तरफ से पानी आए और दूसरी तरफ से निकल जाए। इस तरह के तालाब को रेसवे कहते हैं। और इस रेसवे की इस मछली की जो खास चीज़ है कि ये मछली इतनी बड़ी संख्या में एक छोटे से तालाब में पैदा की जा सकती है, और इसका जो रखरखाव है वो भी बहुत ही साधारण तरह से है। सिर्फ पानी और भोजन का हमें व्यवस्था करना है, तो ये जितना आप भोजन देंगे उतनी ही ये मच्छी पैदा होगी। मतलब कि अगर आपने 100 किलो खाना दिया है तो 100 किलो ही मच्छी पैदा होगी। तो इस बात से मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ कि एक 50 वर्ग मीटर के तालाब में करीब 1 टन मछली भी पैदा कर सकते हैं, जो कि दूसरी जगह पे दूसरी तरह की मछलियाँ वो पैदा करना संभव नहीं है। तो ये एक बहुत ही उद्यमी व्यवसाय है और बहुत ही अच्छा आजकल पर्वतीय क्षेत्रों में अपनाया जा रहा है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और कुछ मात्रा में उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, इन 5 स्टेट्स में
ट्राउट कल्चर बहुत आसानी से किया जा रहा है। दूसरा चीज़ आपने पूछा कि क्या ये कोस्टल लाइन एरिया पे भी मछली पालन होता है। जी बिल्कुल, कोस्टल लाइन एरिया हमारा जो कोस्टल लाइन एरिया है करीब 8000 किलोमीटर का है, और 8000 किलोमीटर के एरिया में हमारा करीब 10 मिलियन हेक्टेयर भूमि जो है उस पे हम खारे पानी की मछलियों का पालन कर सकते हैं। और साथ ही साथ उत्तर भारत में भी हमारे जो पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान, इनमें कुछ इलाके हैं जहाँ की खारा पानी मिलता है, और यहाँ भी आजकल हम झींगा पालन कर रहे हैं, और ये एक बहुत ही लाभप्रद व्यवसाय है। 1 एकड़ से अमूमन 5 से 6 लाख तक किसान कमा रहे हैं, और आज लगभग 7000 हेक्टेयर्स पे ये झींगा पालन इधर उत्तर भारत में हो रहा है। और साथ ही साथ मैं यह भी बताता चलूँ कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर श्रिम्प का है। करीब 35,000 करोड़ रुपया हमें सिर्फ श्रिम्प के एक्सपोर्ट से मिलता है। तो अलग अलग परिस्थितियों में मछली अकेली ऐसी चीज़ है कि अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग तरह की मछलियाँ बड़ी आसानी से पाली जा सकती है, और लोग जो है पाल रहे हैं और इसका लाभ उठा रहे हैं। बिल्कुल। वहीं डॉक्टर प्रेम, आपके लिए एक प्रश्न आया है व्हाट्सएप के जरिए हमारे पास। हर्षदेव जी का सागर मध्य प्रदेश से, वो ये जानना चाहते हैं कि सरकार मछली पालन के लिए कितनी सब्सिडी दे रही है। ये इसके लिए चूँकि मैं एक टेक्निकल टीम की तरफ से हूँ, मैं टेक्निकल जानकारी देता हूँ, फिर भी मैं आपको बताता हूँ कि आप अपने नज़दीकी जो आपका जिला स्तर के जो अधिकारी हैं, उनका काम ही सिर्फ विकास कार्य, मत्स्य का विकास कार्य करना है, और उसमें जो सब्सिडी है वो सब्सिडी वगैरह की जानकारी वहाँ से लें, और फिर जो है अपना जो है मत्स्य पालन शुरू करें। जी बिल्कुल। और इसी के साथ आपके हम एक बार जो है वो फिर से बता दें कि आज हम बात कर रहे हैं दुधारू पशुओं में टीकाकरण के बारे में, और इसके साथ ही जानकारी हासिल कर रहे हैं मछली पालन के संबंध में। दोनों विषयों के संबंध में अगर आप कुछ भी जानना चाहते हैं तो आप हमें फ़ोन कर सकते हैं हमारे टोल फ्री नंबर्स पर, जो कि है 1800113060 और 61। इसके साथ हमारा व्हाट्सएप नंबर 8800520717। हेलो किसान 2015@gmail.com हमारा ईमेल आईडी। तीनों में से कोई भी विकल्प आप चुन सकते हैं और इसके जरिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर विपुल और डॉक्टर प्रेम, जो कि आपको विषयों के संबंध में दे रहे हैं विशेष जानकारी। डॉक्टर विपुल, अब आपसे मैं यहाँ पर ये जानना चाहूँगी, जब हम बात करते हैं टीकाकरण के बारे में, तो जैसे कि आपने बताया कि कोई जब बीमार पशु होता है उसका टीकाकरण नहीं करवाना चाहिए, तो जब किसी तरीके की कोई बीमारी आती है तो पशुओं के अंदर क्या किसी तरीके का कोई अंतर भी रखा जाए? क्या बीमार पशु से जो दूसरे पशु हैं उनको दूर भी रखा जाता है? ज्योत्सना जी, अच्छा सवाल आपने पूछा। एक तो सबसे पहले मैं बता दूं कि वैक्सीन होती क्या है, इसलिए ये जानना ज़रूरी है। वैक्सीन या जिसे हम टीका कहते हैं, इसमें वही जीवाणु या विषाणु होता है उस अवस्था में कि वो रोग शरीर तो उसको पहचान ले, लेकिन वो रोग पैदा ना कर पाए, और ताकि रोग प्रतिरोधक क्षमता जो एंटीबॉडीज़ वगैरह हैं शरीर में पैदा हो जाएं। तो यदि पहले से ही पशु बीमार है तो उसमें और कुछ वैक्सीन, लाइव वैक्सीन भी होती हैं, जैसे एफएमडी की वैक्सीन हो गई, ब्रुसेल्ला की वैक्सीन हो गई। तो पशु अगर यदि पहले से बीमार है तो कभी कभी ऐसा होता है कि वैक्सीन के से भी एक शरीर पे स्ट्रेस आता है कुछ दिन के लिए, तो वो स्ट्रेस के कारण पशु और बीमार हो सकता है। दूसरा आपने सवाल पूछा कि जो बीमार पशु हैं और जो स्वस्थ पशु हैं उनको अलग अलग अवश्य करने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि उसको चिन्हित करके उसका तुरंत इलाज किया जा सके। खासतौर पे संक्रामक रोग जो होते हैं, जो इन्फेक्शियस डिजीज, जिनके लिए हम वैक्सीनेशन भी करते हैं या टीकाकरण करते हैं, ये एक पशु से दूसरे पशु में तेज़ी से फैलती है। और कभी कभी जैसे एफएमडी की बीमारी के बारे में थोड़ा मैं उदाहरण दे दूँ, ये लगभग 50 किलोमीटर तक जो मॉइस्चर वाली हवा होती है, जो भी उमस वाली हवा होती है, जो बरसात के मौसम में चलती है, ये लगभग 50 किलोमीटर तक भी फैल जाती है। इसलिए कभी भी आप सुनेंगे तो एफएमडी और गलाघोटू के जो हैं बहुत ज़्यादा मोर्टेलिटी ये करती है, बहुत ज़्यादा दूरी तक ये फैल जाती है, कई कई गाँव में फैल जाती है। जैसे हमारी कोरोना बीमारी के बारे में आपने सुना था, वो भी बहुत तेज़ी से फैल रही थी। तो इसलिए जो भी संक्रामक रोग हैं उसमें पशु को अलग करके उसका इलाज करना चाहिए, और बीमार पशु का कभी भी टीकाकरण नहीं करना चाहिए। साथ में एक सावधानी और बरतनी है, जो पशुओं को पेट के कीड़ों की दवाई भी लगभग 1 महीने पहले टीकाकरण से पहले दे देनी चाहिए, ताकि उसका स्वास्थ्य स्टेटस जो है बहुत अच्छा रहे और वो उसको टीका अच्छे से कार्य करे। बिल्कुल। हमारे अगले कॉलर इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं कल्याण यादव जी गुना से। आइए उनका सवाल शामिल करें। हेलो
हेलो कल्याण जी, आपका स्वागत है कार्यक्रम में। सवाल पूछिए और अपने टीवी की आवाज को पहले बंद कर दीजिए। जी मैम, ये गाय है हमारी, जी कौन सी नस्ल की है? आप अगर अपने टीवी की आवाज को बंद कर देंगे कल्याण जी, तो हम तक आपकी आवाज साफ तौर पर सुनाई दे पाएगी। पहले अपनी टीवी की आवाज को बंद कर दीजिए, फिर आप अपना प्रश्न पूछिए। जी मैम, कर दी आवाज टीवी की बंद। जी अब सवाल पूछिए। जी मैम, हमारी ये गाय है जी, तो उसको कौन सी क्या खिलाएंगे? वो अभी तक 1 साल हो चुकी ना, तो ब्याई कौन सी नस्ल है, उसके खाने में क्या दें क्या ना दें? कितनी बड़ी गाय है कल्याण जी आपकी? उम्र क्या हो गई है उसकी? जी मैम, उम्र तो मालूम नहीं कितनी की है उम्र गाय की। अच्छा, उम्र पता ही नहीं है उन्हें। 2 साल 2.5 साल, कितनी बड़ी है? जी मुझे लगता है मैम, वो तो लगभग 2-3 बार की ब्याह है, मगर अपन ने गाय की उसकी को पहले ब्याह चुकी है? जी सर, बल्कि वो तो बांझपन का सवाल ये पूछ रहे हैं, और इसके बांझपन के थोड़े से मुख्य कारण मैं डिस्कस कर लूँ। यहाँ पे सॉल्यूशन देना तो पॉसिबल नहीं होगा। एक तो खान पान, जब भैंस या गाय 2-3 बार ब्याह लेती है और हम उसको उचित चारा या खनिज मिश्रण वगैरह नहीं दे रहे होते हैं, तो उसके शरीर में विटामिन और खनिज तत्वों की कमी हो जाती है, जिसके कारण बांझपन की समस्या देखने को मिलती है। दूसरा एक बड़ा कारण है, जैसे कि अभी मैंने बताया, पेट के कीड़े भी, या कभी कभी हम अच्छा खान पान भी दे रहे होते हैं, लेकिन पशु के अंदर पेट के कीड़े होते हैं, तो वो खान पान को उसके शरीर को लगने नहीं देते, उसके कारण भी बांझपन की समस्या आ जाती है। कभी कभी जब बच्चा देने पे पशु, कल्याण जी देखिएगा, बच्चा पिछला जब दिया हो तब हो सकता है बच्चा फंस गया हो, इन्हें बच्चा खिंचवाना पड़ा हो, तो उससे भी जो यूट्रस वगैरह में चोट कभी कभी लग जाती है, उससे भी बांझपन की समस्या आ जाती है। कुछ हार्मोनल बीमारियां भी हैं, जैसे ओवेरियन सिस्ट है, तो इनको नजदीकी पशु चिकित्सक के पास जाकर एक बार बच्चेदानी की जांच करवानी चाहिए। वो हाथ डालकर जांच कर लेते हैं, तो यदि कोई सिस्ट वगैरह होगा तो उसको वो ठीक कर देते हैं। और हार्मोनल थेरेपी इसमें चलती है, और ये टीकाकरण और ये सब भी चलता है, उसके कारण उससे इनको निश्चित ही लाभ मिलेगा। क्या कृत्रिम गर्भाधान इसके अंदर करवाया जा सकता है, आईवीएफ? कृत्रिम गर्भाधान तभी कराया जाता है ज्योत्सना जी, जब पशु हीट में आए। और जैसा कि मैं समझ पा रहा हूँ कल्याण जी का जो सवाल था कि पशु इनका बोल ही नहीं रहा है, तो हीट में आ ही नहीं रहा है। जब हीट में पशु होगा तभी उसकी बच्चेदानी का मुंह, यूट्रस का मुंह खुलता है, जो सर्विक्स है, तभी कृत्रिम गर्भाधान कराया जा सकता है। ऐसे कृत्रिम गर्भाधान जब सर्विक्स ही नहीं खुला होगा तो बीज उसमें नहीं जा पाएगा। जी बिल्कुल। और इसी के साथ अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न है, कोई भी शंका है, कुछ भी जानना चाहते हैं, तो तुरंत आप हमें फ़ोन कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप के जरिए अपने प्रश्न हम तक भेज सकते हैं। कार्यक्रम में यहाँ वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस और डॉक्टर प्रेम से पूछेंगे कुछ सवाल। देखते रहिए दूरदर्शन के साथ। डीडी किसान ने कर ली है तैयारी, यहाँ मिलेगी पशुपालन की हर एक जानकारी, घर आंगन से लेकर व्यवसायिक फार्म तक, मुर्गी पालन से लेकर रेगिस्तान के जहाज तक। बीमारियों से पशुपालक बिल्कुल ना हो परेशान, विशेषज्ञ करेंगे आपकी समस्या का समाधान। देखिए अपना पशु चिकित्सक हर रविवार शाम 6:30 बजे दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है दूरदर्शन किसान के लाइव फोन कार्यक्रम हेलो किसान में, जहां आज हम बात कर रहे हैं पशुओं में टीकाकरण और इसके साथ ही जानकारी हासिल करें मछली पालन के बारे में। और इस वक्त डॉक्टर प्रेम, आपके लिए हमारे पास व्हाट्सएप के जरिए एक प्रश्न आया है। गगन जी हमें लिखते हैं यूपी से, वो ये जानना चाहते हैं कि बीमार मछली के क्या लक्षण हैं, कैसे पहले से ही पता लगा सकते हैं कि मछली बीमार है। गगन जी, मछली के बहुत सारी बीमारियां होती हैं। अब ये निर्भर करता है कि उसके क्या लक्षण होंगे, उसकी कौन सी बीमारी है उसकी वजह से। अगर उसको स्किन डिजीज़ है तो आपको मछली देखेगी कि वो तालाब के चारों तरफ अपनी स्किन को रगड़ती हुई चलेगी। अगर उसके क्या बोलते हैं कि फिन में प्रॉब्लम है, मतलब पंखों में प्रॉब्लम है, तो वो पंखों को धीरे धीरे तैरेगी। और ज़्यादातर केसेस में जो मछली अगर बीमार है तो वो अपना अकेले में रहना पसंद करती है। जैसे हम लोग ने बीमार हो जाते हैं तुरंत किसी से बात नहीं करते, मछली में भी वैसे ही स्वभाव होता है कि वो अकेले रहना पसंद करती है। अभी वो जो झुंड में चलते हैं वो नहीं करती है। लेकिन इतनी सारी बीमारियां हैं, सबके कुछ ना कुछ अलग लक्षण होते हैं। लेकिन कुछ लक्षण जैसे सामान्यतः लक्षण ये कि अलग रहना, और अलग तरह से जो सामान्यतः मछली जो है
आदमी को देख के डर जाती हैं, तुरंत उछल जाती हैं, वो जो बीमार मछली है वो इस तरह का व्यवहार नहीं करेगी। तो इसी तरह के कुछ लक्षण हैं जिनसे हम ये पहचान सकते हैं कि मछली बीमार है। बिल्कुल। हमारे अगले कॉलर सेवानंद जी नागपुर से मौजूद हैं, महाराष्ट्र से फोन लाइन पर। आइए उनका सवाल है। हेलो हेलो हेलो। हाँ जी सेवानंद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। अपना सवाल पूछिए, क्या जानना चाहते हैं? मैं इतना जानना चाहता था, मुझे 30 गुंठे की जगह है जी। 30 गुंठे की जगह है, ठीक है। हाँ, तो उसमें मुर्गी पालन करना चाहिए क्या मछली पालन करना चाहिए? जी बिल्कुल। 30 फुट की जगह क्या उसमें मछली पालन हो सकता है? 30 फुट की जगह में मछली पालन थोड़ा संभव नहीं होगा, परंतु अगर आप घर के खाने योग्य मछली पालन करना चाहते हैं तब ये पॉसिबल है। मछली पालन तो छोटे से तालाब में भी हो जाता है। बंगाल में आप बंगाल राज्य में देखेंगे तो छोटे छोटे तालाब में अपने घर के लिए मछली पालन करते ही हैं। थोड़ा थोड़ा उसमें बीज डालते रहते हैं और उसको खाते रहते हैं। परंतु फिर भी अगर व्यावसायिक दृष्टि से देखें तो ये थोड़ा सफिशेंट, मतलब कि अच्छी तरह से आप ये व्यवहारिक नहीं होगा। यस, इसके बारे में अगर हमारे दूसरे जो विशेषज्ञ हैं मुर्गी पालन के बारे में, उनसे राय ली जा सकती है। जी देखिए शिवानंद जी, जैसा कि डॉक्टर प्रेम ने कहा कि इसके लिए आप बैकयार्ड पोल्ट्री तो पाल सकते हैं इसमें, लेकिन कमर्शियल पोल्ट्री पालन जिसको आप बेचकर पैसा कमा पाएँ ये तो संभव इतनी कम जगह में नहीं है। लेकिन आप बैकयार्ड पोल्ट्री और उसमें आप अंडे उत्पादन कर सकते हैं अपने घर के लिए। एक बड़ा परिवार भी है उसके लिए भी आप अंडों का उत्पादन कर सकते हैं, लेकिन हाँ कमर्शियली तो ये पॉसिबल नहीं है। और 30 फीट की जगह है तो मुर्गी पालन एक अच्छी स्ट्रॉन्ग ब्रीड्स आती हैं, हार्डी ब्रीड्स आती हैं जो खुले में आप छोड़ सकते हैं, तेज़ चलती हैं, बिल्ली वगैरह भी उनको जल्दी से नहीं पकड़ती। तो इस तरह के मुर्गी पालन आप कर सकते हैं जो आपके घर की ज़रूरतों के लिए, जैसे घर के लिए गाय पाल ली जाती है दूध के लिए, तो घर के मीट या अंडों के उत्पादन के लिए आप बैकयार्ड पोल्ट्री पालन कर सकते हैं, या जिसको घर के पिछवाड़े में मुर्गी पालन कहा जाता है वो पालन आप कर सकते हैं। बिल्कुल। वहीं डॉक्टर विपुल, आपने थोड़ी देर पहले एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही थी जिसके बारे में हम आगे बात करने वाले थे कि टीकाकरण से पहले और टीकाकरण के बाद जो है वो कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए, इनके बारे में आपसे ज़रूर जानना चाहेंगे। हमारे एक कॉलर जो है वो फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, नंदस्वरूप मिश्रा जी बाराबंकी से। आइए पहले उनका सवाल है। हेलो। हाँ नमस्कार सर, मैं नंदस्वरूप मिश्रा हूँ बाराबंकी से। मैं जानना चाहता हूँ कि जो गांव के तालाब में गंदा पानी आता है तो उसमें पानी तो भरा रहता है, कोई उपयोग नहीं होता, तो उसमें हम कौन सी प्रजाति का मछली पालन कर सकते हैं? ये मछली जल की रानी है, जल ही इसका जीवन है, हाथ लगाओ डर जाती है, बाहर निकालो मर जाती है। जी, काफी पुरानी कविता है और आपको याद भी है ये कविता, और इसके साथ ही जो आपका प्रश्न है उसको हम जरूर डॉक्टर प्रेम से जो है वो जानना चाहेंगे। जी डॉक्टर धन्यवाद। ये जो गांव के तालाब में हम 6 तरह की मछलियां पाल सकते हैं। सामान्यतः तो 3 तरह की पालते हैं, लेकिन 6 तरह की पाल सकते हैं। 3 मछलियां ऐसी हैं जो हमारी अपनी भारतीय मछलियां हैं, कतला, रोहू, मृगल। तीनों मछलियां हम आराम से पाल सकते हैं। और अगर हम चाहें कि और भी थोड़ा ज़्यादा मछलियां पालें तो सिल्वर कार्प, ग्रास कार्प और कॉमन कार्प 3 मछली और जोड़ सकते हैं। ये इनमें 2 मछलियां ऐसी हैं जो सतह पर रहती हैं, सतह पर खाना खाती हैं। 2 मछलियां ऐसी हैं जो मध्य में खाना खाती हैं, और 2 मछलियां ऐसी हैं जो नीचे खाना खाती हैं। तो इसी तरह से जो समुचित जितना उसको पानी को जितना ज़्यादा उपयोग कर सकें, इसीलिए हम जो है तीन लेयर में मछली पैदा करते हैं। और गांव के तालाब जो बड़े उत्पादक होते हैं, इसलिए गांव के तालाब जो इतने उत्पादक होते हैं, इसीलिए उसमें खाने को भी मछली को अगर नहीं दें तो भी एक अच्छी पैदावार हो सकती है। धन्यवाद। बिल्कुल। डॉक्टर विपुल, अब आपसे हम जानना चाहेंगे कि टीकाकरण से पहले और टीकाकरण के बाद कौन कौन सी सावधानियां जो है वो पशुपालकों को बरतनी चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो टीकाकरण में करने आने से पहले ये सावधानी ज़रूर बरतें कि टीके की कोल्ड चेन मेंटेन है कि नहीं है। अगर टीके की कोल्ड चेन मेंटेन नहीं है तो टीका निष्प्रभावी हो जाएगा। दूसरा कि जैसा कि मैंने पहले भी बताया, बीमार पशु में टीकाकरण नहीं कराना है। यदि उसको बुखार है तो उस समय उसको टीकाकरण नहीं कराना है, बुखार उतरने के बाद उसका टीकाकरण कराना है। तीसरा, आपको जो ये कृमिनाशक दवाइयाँ, पेट के कीड़ों की दवाइयाँ 1 महीने पहले या 15 दिन पहले दे देनी है, ताकि उसके पेट के कीड़े मर जाएं और पशु अच्छे स्वास्थ्य की स्थिति में रहे, ताकि वो टीके से होने वाली स्ट्रेस को
झेल पाए। चौथा यही है कि ज़रूरी है कि आपको टीका, जो सावधानी आपने बाद में बताई, सुबह या शाम के समय, सुबह के समय टीकाकरण कराएं ठंडे मौसम में, खासतौर पे इन गर्मियों के दिनों में, ताकि पशु को कुछ जैसे एफएमडी हुआ और ये आपका ब्रुसेलोसिस हुआ, ब्रुसेलोसिस के बाद बुखार भी आता है, तो गर्मियों के दिनों में ब्रुसेलोसिस के टीकाकरण से थोड़ा बचें। सर्दियों के दिनों में या जो अप्रैल का या मार्च का महीना होता है उसमें टीकाकरण कराएं। साथ में यदि पशु को बुखार आ रहा है तो उसे बुखार की दवाई अवश्य दें, घबराए बिल्कुल नहीं, और अच्छा खान पान पशु का रखें, तो इस तरह से टीकाकरण जरूरी प्रभावी होगा। साथ ही बहुत छोटे पशुओं में भी टीकाकरण नहीं कराना है, जैसे कि 4 महीने से ऊपर के पशुओं में ही टीकाकरण कराना है, वरना टीका जो है निष्क्रिय हो जाता है, जो मैटरनल एंटीबॉडीज़ उसके अंदर, शरीर के अंदर आती हैं। तो यही मुख्य सावधानियां टीकाकरण के लिए बरतने की आवश्यकता है, तो टीका बीमारियों से अवश्य ही बचाएगा। बिल्कुल। डॉक्टर प्रेम, जो हमारे मछली पालक है वो ये भी ज़रूर जानना चाहेंगे कि तालाब की सफाई जो है वो किस तरीके से करनी चाहिए जिससे कि हमारी मछलियाँ जो हैं वो स्वस्थ रहें। तो कितने अंतराल पर जो है वो तालाब की सफाई करनी चाहिए और किस तरीके से करनी चाहिए? क्या इसमें भी कोई वैज्ञानिक तकनीक है जिसका इस्तेमाल किया जा सकता है? जी बिल्कुल। तालाब का जो वाटर क्वालिटी है उसको पूरी तरह से मेंटेन करना चाहिए। 3 तरह के हमारे पैरामीटर्स या 3 तरह के जिसमें भौतिक पैरामीटर्स हैं, रासायनिक हैं और जैविक पैरामीटर, इन 3 चीज़ों को मेंटेन करना है। भौतिक में हम कहेंगे कि उसका तापमान हमें मेंटेन करना है, चाहे वो हम पानी बदल के करें या पानी बढ़ा के करें। और दूसरा हमारा हो गया ट्रांसपेरेंसी, पानी कितना हमें गंदा या उजला दिखता है। उजला पानी होगा तो उसमें उत्पादकता कम होगी, और ज़्यादा गहरा पानी होगा, गहरे रंग का पानी होगा तो उसमें ऑक्सीजन की कमी के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ऑक्सीजन की कमी के चांसेस होने से मछलियाँ मर सकती हैं। तो उसके हिसाब से फिर वो पानी बढ़ाना है या पानी घटाना है, इस पे निर्भर करता है। दूसरा, ऑक्सीजन, पानी में जो ऑक्सीजन है हमेशा हमें मेंटेन करनी होती है, और उसी के हिसाब से सबसे जो बेस्ट तरीका है कि भाई हमारी पानी में ऑक्सीजन तभी ठीक रहेगी जब हमारी पानी की जो है फिजिकल जो कंडीशंस हैं वो अच्छी रहेंगी, मतलब कि तापमान ठीक रहेगा, ट्रांसपेरेंसी ठीक रहेगी, और उसमें जैविक जो प्लैंकटन होते हैं, जो छोटे छोटे पौधे होते हैं, जो मछलियों का भोजन है, वो सही मात्रा में होगा, तो उसी से ऑक्सीजन भी मेंटेन रहती है। तो ये अब इनके करेक्शंस हैं, कभी कभी ऑक्सीजन कम हो जाए तो क्या करेंगे, मछलियाँ जो ऊपर आके और मुंह चलाती हैं, वो ऑक्सीजन कमी हो जाने से फिर उसको 2 तरह से कर सकते हैं। तो तुरंत पानी उसमें उस तालाब के पानी को डंडों से पीट देना है, या एरेटर्स हमारे पास हैं, अगर अच्छे बड़े किसान हैं तो वो एरेटर्स रखते हैं, एरेटर्स चलाते हैं। तीसरा चीज़ है कि उसका पानी उसमें तुरंत के तुरंत जो है उसका पानी चेंज कर दें। इस तरह से हम जो है पानी का जो क्वालिटी है वो मेंटेन करते हैं, और यही जो कुंजी है सीड, फीड और ब्रीड, तो अच्छा खाना, अच्छा बीज, अच्छा पानी की गुणवत्ता, यही 3 जो है चीज़ें हैं जो मछली पालन की वृद्धि और उत्पादकता की कुंजी है। जी बिल्कुल। हमारे अगले कॉलर लक्ष्मीकांत जी राजस्थान से मौजूद है फोन लाइन पर, उनका सवाल लेते हैं। हेलो। हाँ जी मैम। लक्ष्मीकांत जी, आपका स्वागत है कार्यक्रम में। सवाल पूछिए, क्या जानना चाहेंगे? मैम, मेरी एक बच्चिया है गिर नस्ल की। हेलो जी जी, सवाल पूछिए। एक बच्चिया है मेरी 3.5 साल की, और जो है उसके थन में सूजन आ रहा है, और मतलब वो लगभग 6-7 रोज से है। तो उसका कोई निदान? थन में सूजन है या थन में गांठ पड़ गई है? सर वो क्या है कि थन में तो हल्का सूजन है, लेकिन वो जो अपने ओडी बोलते हैं ना जिसको, गांठें पड़ गई हैं उसमें गांठ तो कोई टाइट तो है नहीं, लेकिन हल्का सी दबाते हैं दब जाती है, दर्द भी नहीं होता है बच्चिया, मतलब हिलती भी नहीं है। मैं एक चीज बताना चाहता हूँ, ये कितने समय से है इसमें? ये लगभग 7-8 रोज हो गए सर। जी देखिए, अगर वो दब जा रहा है और उसमें दर्द नहीं है तो सूजन तो अब जाने लगी है। वो सिर्फ ये थनैला रोग के लक्षण है। थनैला रोग जो कि जिसको या मेस्टाइटिस कहते हैं, थन में सूजन होती है। अगर इसे 6-7, आपने उपचार कराया लक्ष्मीकांत जी? इसका कॉल पे है,
फोन पे लाइन पे नहीं है वो। लक्ष्मीकांत जी, जो भी आपने इसका उपचार अवश्य कराया होगा, इसमें एक एंटीबायोटिक दी जाती है ब्रॉड स्पेक्ट्रम, और सूजन की दवाई दी जाती है। लगभग 5 से 6 दिन इसका ट्रीटमेंट चलता है। जैसे कि जो सूजन घटाने वाली दवाई देना आवश्यक है, या पोटेशियम आयोडाइड भी दिया जाता है ताकि थन में गांठें ना पड़े। तो ये उपचार आप अवश्य कराइए। और एक बार ये उपचार अगर उसमें अभी भी सूजन बनी हुई है तो आप दूध का टेस्ट करा लीजिए। जो भी आपके किस क्षेत्र से थे, वहाँ पे राजस्थान में बहुत सारे वेटनरी कॉलेजेस हैं, बीकानेर में, जयपुर में, हर जगह का, गंगानगर में बहुत 6-7 वेटनरी कॉलेजेस हैं। तो वहाँ जाके एक बार दूध की जांच जरूर करा लें कि किस जीवाणु के कारण वो बीमारी हो रही है, ताकि उस पर जो है निश्चित रूप से जो प्रभावी एंटीबायोटिक है, एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी टेस्टिंग करते हैं, वो दी जा सके, ताकि इनके बीमार पशु को तुरंत आराम मिल सके। और सूजन अगर ज़्यादा समय तक रहेगी तो वो दूध बनाने वाली कोशिकाओं को नष्ट कर देती है, तो दूध उत्पादन घट जाता है बहुत तेज़ी से उस थन से। तो इससे बचाव के लिए दूध टेस्ट अवश्य करा लें अगर 7 दिन में भी आराम नहीं मिल रहा है। बिल्कुल। और इसी के साथ कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस, कहीं मत जाइए, देखते रहिए दूरदर्शन के साथ। जब तपती है धरती, सूरज उगलता है आग, ठंड में जब सर्दी जमा देती सबके हाल, सब छुप जाते अपने अपने घरों में, तब बाहर निकलता सिर्फ एक इंसान, भरने के लिए हम सबका पेट, खून को पसीने की तरह देता बहा, थक जाता, झुलस जाता, हो जाता बीमार, तब उसकी सेहत का ध्यान रखता सिर्फ डीडी किसान। देखिए स्वस्थ किसान शनिवार शाम 6 बजे लाइव, सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे लाइव फोन कार्यक्रम हेलो किसान में, जहां आज हम बात कर रहे हैं दुधारू पशुओं में टीकाकरण के बारे में, और इसके साथ ही जानकारी हासिल कर रहे हैं मछली पालन के संबंध में। दोनों विषयों के संबंध में कुछ भी जानना चाहते हैं, अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न है, कोई भी शंका है, किसी तरह की कोई समस्या है, तो आप हमें फ़ोन कर सकते हैं हमारे टोल फ्री नंबर्स पर। और इसके साथ ही हमारे अगले कॉलर भी जो है वो फ़ोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, आइए उनका सवाल लें। हेलो 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 जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। रोशन जी, आपने मध्य प्रदेश से हमें फोन किया है, अपना सवाल पूछिए। जी मैडम, मेरे को ये जानकारी चाहिए। 40 डिसमिल की मेरे पास भूमि है। सवाल दोबारा हो रहा है। 40 डिसमिल की मैडम मेरे पास भूमि है, उसमें मैं तालाब बनवाना चाहता हूँ जी। तो उसमें मतलब कितना गहराई मेरे को तालाब बनवा के उसमें मछली पाल सकता हूँ मैं? जी बिल्कुल। क्या बताएंगे डॉक्टर प्रेम? आपके पास ज़मीन काफ़ी है, और मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप तालाब कम से कम 2 मीटर गहराई का बनाएं, कम से कम 2 मीटर गहराई का, क्योंकि आजकल पानी का जो टेम्परेचर है वो बढ़ते जा रहा है। और गहरा करने से फ़ायदा क्या है कि आप जैसे एक घन मीटर में एक मच्छी पैदा करते थे, अभी आप अगर 2 मीटर उसको तालाब को गहरा करेंगे, 2 मीटर पानी मेंटेन करेंगे, तो 2 मच्छी पैदा कर सकते हैं। मतलब आपका उत्पादन तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, और दूसरा जो है मछलियों का जो स्वास्थ्य है वो भी ठीक रहेगा। और इस चीज़ का ध्यान रखिए कि पानी का जो क्वालिटी, जैसे कि पानी गुणवत्ता के बारे में पहले से ही बताते आ रहा हूँ कि उसी को मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए अच्छे बीज का चयन करना, अच्छी मछली की जो वैरायटी है उसका चयन करना, बीज कहाँ से लाएं वो भी आप, जैसे आप बाराबंकी से बताएं, बाराबंकी के रहने वाले हैं? नहीं, मध्य प्रदेश से। तो मैं यही आपको बताऊंगा कि आप अपने नज़दीकी आपके शहर में जो असिस्टेंट डायरेक्टर फिशरीज होते हैं, सहायक मत्स्य निदेशक जो होते हैं, उनसे आप संपर्क करें। वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा इसके बारे में जानकारी देंगे, तालाब बनाने के बारे में, और बीज कहाँ से लिया जाए वो भी वो बताएंगे। तीसरा चीज़, कितना वो पैसा सब्सिडी में देंगे वो भी वो बताएंगे। तो उस तरह से आप सरकार के साथ मिलके, भारत सरकार इस समय
मछली पालन के बढ़ावे के लिए बहुत अनुदान दे रही है, तो उसका आप ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाएं, उनसे ज़रूर मिलें। बिल्कुल। वहीं युवाओं के संदर्भ में मैं एक प्रश्न आपसे यहाँ पर डॉक्टर प्रेम पूछना चाहूँगी कि जिस तरीके से हमारे युवा अब कृषि के क्षेत्र में जो है वो आगे बढ़ रहे हैं, मछली पालन के क्षेत्र में भी आगे आना चाह रहे हैं, तो क्या इसमें किसी तरीके का प्रशिक्षण जो है वो मिल सकता है? क्या 12वीं कक्षा या फिर बीएससी के बाद क्या हमारे जो युवा हैं, क्या वो मछली पालन के क्षेत्र में आगे आकर किसी तरीके का कोई प्रशिक्षण हासिल कर सकते हैं? कितने दिन की ट्रेनिंग होती है, कहाँ से ले सकते हैं? इसके संदर्भ में भी थोड़ी जानकारी लेना चाहिए। जी बिल्कुल, हमारा काम रिसर्च और ट्रेनिंग ही है। तो ट्रेनिंग के लिए हमारे 8 इंस्टीट्यूट हैं। आप CIFE मुंबई, और उसके बाद में हमारा CFT कोचीन, CFRI कोचीन, देन सीबा चेन्नई, सीफा भुवनेश्वर, सिफरी बैरकपुर, NBFGR लखनऊ और DCFR भीमताल। ये हमारे 8 फिशरीज के इंस्टीट्यूट हैं। इनका एक मुख्य कार्यक्रम ट्रेनिंग भी होता है, और इनके जितनी ट्रेनिंग ये देते हैं, इनकी ट्रेनिंग का जो कार्यक्रम है इनकी वेबसाइट पे हमेशा झलकते रहता है। तो जो ट्रेनिंग चलेगी आगे, 1 साल का जो कैलेंडर है उसमें लगा रहता है। आप वो उनकी वेबसाइट पे जाइए और वेबसाइट पे देखिए कि कौन सा ट्रेनिंग आपके लिए सूटेबल है, और कितने दिन का ट्रेनिंग आपके सूटेबल है। आप उनके निदेशक को फ़ोन भी कर सकते हैं, फ़ोन नंबर भी वेबसाइट पे अवेलेबल है, उनको फ़ोन कीजिए, उनसे अपना जो है ट्रेनिंग के बारे में निश्चित कीजिए। बिल्कुल। हमारे अगले कॉलर महेश जी हनुमानगढ़ राजस्थान से फ़ोन लाइन पर हैं। आइए उनका सवाल है। हेलो, हेलो। जी महेश जी, आप हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इस वक्त अपने टीवी की आवाज को बिल्कुल बंद कर दीजिए पहले, और उसके बाद आप अपना प्रश्न पूछिए। जी नमस्कार। जी जी, हमारा सवाल ये है कि मेरे पास एक 2.5 साल की बच्ची है जी, जो जन्म से अंधी है जी। आप अपने टीवी की आवाज को जल्दी से बंद कर दीजिए, हमारे पास भी समय कम है, तभी आपकी समस्या का समाधान कर पाएंगे महेश जी। 2.5 साल की बच्चिया है, जन्म से अंधी है, उसके बाद क्या जानना चाहेंगे? देखिए महेश जी, अगर वो जन्म से ही अंधी है और उसके नर्व्स जो ऑप्टिक नर्व्स जो आती है, अगर उसमें चोट लगी हुई है तो उसको ठीक करना तो संभव मेरे ख्याल से तो नहीं होगा। लेकिन अचानक से किसी न्यूट्रिशन की कमी से अगर उसकी आंखें चली गई हैं, विटामिन ए की कमी से इस तरह से गई, या कोई चोट उसको लग गई थी ऊपरी, तो आप नज़दीकी पशु चिकित्सक को एक बार दिखा लीजिए। मैक्सल वगैरह का यूज़ करके भी कभी कभी आँख में कोई झिल्ली आ रखी होती है, या सर्जरी के माध्यम से भी कोई झिल्ली वगैरह यदि आ रखी होती है तो हटाई जाना यदि संभव होगा तो हटाई जा सकती है। लेकिन अगर उसकी नर्व्स ही ख़राब हैं या आँख की संरचना में ही कोई प्राकृतिक खराबी है जन्म से ही, तो उसको ठीक करवाना मेरे ख्याल से तो थोड़ा मुश्किल होगा। फिर भी एक बार आप पशु चिकित्सक को या किसी कॉलेज में जाकर अवश्य दिखा लें। बिल्कुल। वहीं डॉक्टर विपुल, मेरा आपसे सवाल यहाँ पर यह है कि गर्मी के मौसम में ज़्यादातर देखा जाता है कि पशुओं का जो दुग्ध उत्पादन है उसमें थोड़ी कमी आ जाती है, तो उसमें कमी ना आए और दुग्ध उत्पादन बरकरार रहे, इसके लिए किस तरीके का आहार देना जो है वो ज़रूरी है? देखिए, पशुपालन जो है उपयुक्त इसमें यदि हमें उत्पादन पाना है तो इसमें 3 बातों का हमें ध्यान रखना है। एक है फीड, जो न्यूट्रिशन हम उसे दे रहे हैं। दूसरा जो ब्रीड है, जो अच्छी दूध देने वाली ब्रीड होगी तो वो अच्छी दूध देती ही रहेगी। तीसरा है मैनेजमेंट की बात जरूर करूंगा इस समय गर्मी के मौसम में। जैसा मैंने पहले भी बताया कि पशु को गर्मी से बचाना है, उसको अच्छे से पानी वगैरह देना है। सो अगर वो चरने जाता है तो सुबह और शाम को वो चरने उसको भेजें, धूप से बचा के उसको चरने भेजें। पानी का छिड़काव करें, पशु को 2 बार नहलाएं, दूध निकालने से पहले भी उसको अच्छे से नहलाएं, और उसको संतुलित पशु आहार दें, विटामिन वगैरह कैल्शियम वगैरह भी दें, तो दूध उत्पादन अवश्य ही रहेगा। टेम्परेचर मेंटेन ज़रूर करें और ठंडा पानी देने की उसे कोशिश करें ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिए और गर्मी के दुष्प्रभाव से वो बच सके, तो उत्पादन निश्चित रूप से अच्छा रहेगा। बिल्कुल। और चलते चलते डॉक्टर प्रेम, आपसे भी कुछ यहाँ पर सलाह लेना चाहेंगे मछली पालन से संबंधित। चलते चलते संक्षेप में क्या बताना चाहेंगे आप मछली पालकों को? मछली पालन में मैं जैसे बताया कि फीड, सीड, ब्रीड, अच्छा बीज, अच्छा खाना, अच्छा पानी की गुणवत्ता, इन तीनों चीज़ों को मेंटेन करें। और बीज के लिए मैं एक विशेष बताना चाहूँगा कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का एक संस्थान है भुवनेश्वर में, जहाँ की हमने उन्नत प्रजाति के रोहू और कतला
को विकसित किया है। तो किसान भाई इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। हमारे संस्थान की वेबसाइट पे जाएं, वहाँ से उन्नत बीज मंगाएं। वो मछली अगर आपका साधारण रोहू 1 किलो बढ़ता है, तो हमारा जो जयंती रोहू उसका नाम है, जयंती रोहू का 1 किलो 600 ग्राम बढ़ेगा एक ही साल में। तो इसलिए तो अच्छे गुणवत्ता वाले बीज के लिए हमारे जो संस्थान है, जो मैं पहले भी अभी बताया था, उनसे संपर्क करें। बीज अवेलेबल है। करीब हम 20 करोड़ बीज लगभग हर साल किसान भाइयों को देते हैं, जो उन्नत किस्म का होता है। तो आप भी ज़्यादा से ज़्यादा उनसे संपर्क करके ज़्यादा से ज़्यादा अपना लाभ बढ़ाएं और देश की उन्नति में भागीदारी करें। धन्यवाद। और इसके साथ ही डॉक्टर प्रेम और डॉक्टर विपुल, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे साथ स्टूडियो में आए और इतनी अहम जानकारियां विषय से संबंधित दी, उसके लिए आप दोनों का शुक्रिया। थैंक यू। बहुत। तो आज हमने पशुओं में टीकाकरण और इसके साथ ही मछली पालन के संबंध में ली कुछ विशेष जानकारियां। अब आइए आपको बता दें, अगली बार अब हम अपने लाइव फोन कार्यक्रम हेलो किसान में किन विषयों पर करने वाले हैं चर्चा। तो अगली बार हम बात करेंगे मूंगफली की नई तकनीक के बारे में और साथ ही बात होगी औषधीय पौधों की खेती की। और इन दोनों विषयों के संबंध में अगर पहले से ही आप अपने कोई प्रश्न हमें भेजना चाहते हैं तो हमारा ईमेल आईडी है hellokisan2015@gmail.com। अपने प्रश्न अगर रिकॉर्ड करवाना चाहते हैं तो आप दूरदर्शन किसान का जो कॉल सेंटर नंबर है उसे भी आप नोट कर सकते हैं, जो कि है 1800113060। सोमवार से शनिवार सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक ये नंबर आपके लिए बिल्कुल उपलब्ध रहता है। अगर आप हमारे इस कार्यक्रम को दोबारा से देखना चाहते हैं और तमाम जानकारियां हासिल करना चाहते हैं तो टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को आप जो है वो स्कैन कर सकते हैं। इससे सीधे आप हमारे YouTube चैनल पर चले जाएंगे। वहां जाकर आप एक बार फिर से हमारे आज के कार्यक्रम को देख सकते हैं और तमाम विशेष जानकारियाँ हासिल कर सकते हैं। तो आज के लिए केवल इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार। नमस्कार किसान भाइयों और